देखिए, एक स्ट्रैटेजी की बात करते हैं और लास्ट टाइम जो है ना वो आपका इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट टाइम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, लास्ट टाइम पे कुछ नहीं हो पाता। लास्ट टाइम पे बहुत कुछ हो पाता है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आप 60-70% सिलेबस कवर अप नहीं किए होंगे, इतना किए होंगे। और लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लास्ट टाइम पे क्या क्या आपको फोकस करना है ताकि ये अटैम्प्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्या होता है, लास्ट टाइम पे हम होप खो बैठते हैं क्योंकि बहुत कम दिन है यार, इतने दिन में थोड़े ना हो पाएगा। लास्ट वीक चल रहे हैं, लास्ट वीक्स में जो है ना आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप जितना आप कवर अप किए हैं या कुछ छोटा छोटा छूट गया है उसको भी आप चाहें तो फिर से कवर अप कर सकते हैं रिवीजन करके, और सारे को एक साथ कंसोलिडेट करके आप ये अटेम्प्ट अपना बना सकते हैं। उस डर को आप हटा सकते हैं। कैसे, उसकी बात करते हैं। पहले अकाउंट्स की। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अकाउंट्स में जो है ना वो 70% जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन पेपर में 70 मार्क्स तक का, वो सीधे मॉड्यूल से होगा। इवन 80 मार्क्स का सीधे मॉड्यूल से होता है क्योंकि 120 मार्क्स का आता है और करके भी क्वेश्चन रहता है। तो 70% जो क्वेश्चन होगा वो सीधे मटेरियल का होगा। इतना आपको फोकस करके चलना है, यानी कि पूरा आप मटेरियल अगर आप देख लेते हैं तो 70% आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 70% आराम से बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन होगा। बस जहीं जहाँ 200 है वहाँ पे मे बी 100 होगा या 400 कर देगा, ऐसा कर देगा, लेकिन बिल्कुल डिक्टो अकाउंट्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 70% मटेरियल का होगा। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम है और कौन कौन से क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन आएंगे, बिलीव मी वही आएंगे, उससे अदर कॉन्सेप्ट वाला आएगा ही नहीं। पहले उन चैप्टर्स को उठाइए जो कि आप 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि बहुत छोटे कॉन्सेप्ट वाले, जैसे BRS। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो चैप्टर है उसमें क्या है कि सिर्फ 2 टॉपिक आप देख लीजिए BRS में। 2 टॉपिक आप रिवाइज कर लीजिए, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे। एक डायरेक्ट BRS जो बनता है वो, ठीक है, डायरेक्ट BRS वाला, मतलब सीधे BRS आइटम्स 10-15 दे दिया और बोल दिया कि इससे जो है वो आप BRS बनाइए, तो वो देख लीजिए आप। और एक देख लीजिए अमेंडेड कैश बुक वाला, यानी कि जो एक और टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है कि कैश बुक और फिर BRS, तो वो देख लीजिए। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, और ये सब 15 से 20 मिनट ही लगेंगे, यानी कि पूरा जो मैं बता रहा हूँ ये 65 मार्क्स के जो चैप्टर्स हैं वो ईजी हैं। 15 से 20 मिनट लगेंगे, हार्डली 25 मिनट एक चैप्टर में। और वो 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन आप देख लेंगे तो उससे बाहर वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, उतने पे ही पूछ लेगा, और ये एक दिन में भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इसमें मेजोरिटी ऑफ चैप्टर्स आप कर लिए हैं अकाउंट्स में। बाकी सब्जेक्ट की भी बात करेंगे। तो मैं क्या बोला, BRS में आपको एक ऐसा क्वेश्चन कर लीजिए जिसमें डायरेक्टली BRS पूछा हो, 10-12 आइटम्स दिए हो, वो कर लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन जो करना है वो कैश बुक वाला कर लीजिए, जिसमें बोलता है कि पहले आप कैश बुक बनाइए और कैश बुक से जो बैलेंस आएगा उसको बेस मान के फिर BRS बना दीजिए। तो ये 2 आप कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से 10 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं। 5 मार्क्स तो बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं, ज़्यादातर 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछता है। दूसरे नंबर पे लाते हैं कैश बुक। कभी कभी कैश बुक बनाने के लिए भी क्वेश्चन जो है वो आता है, हालांकि रिलेवेंसी इसका कम एग्जाम में आने का, लेकिन ये आता है कैश बुक वाला। पिछले अटेम्प्ट में पिछले से पिछले में शायद ये आया था कैश बुक वाला। उसमें एक PT कैश बुक का क्वेश्चन पूछेगा या फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक पूछ सकता है। ज़्यादा चांस है PT कैश बुक वाला, अगर पूछेगा तो PT कैश बुक वाला। इसमें क्या होता है कि बैलेंस दिया रहेगा कि इतना आपका बैलेंस है और इससे बहुत सारे खर्चे दिए रहेंगे, सारे खर्च कीजिए, तो सारे खर्च कर देंगे और लास्ट में जो अमाउंट बचेगा उससे बैलेंस शीट ही कर देगा और इससे मैच कर देंगे कि हाँ अब और कितना पैसा चाहिए। तो 2 टाइप के क्वेश्चन, एक डायरेक्ट PT कैश बुक वाला और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें आपका बैंक, कैश और डिस्काउंट कॉलम आता है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, तो वो देख लीजिए। अब डेप्रिसिएशन जब आप चैप्टर, और ये सारे चैप्टर 15 से 20 मिनट ही लगेंगे, और ये दो ही क्वेश्चन कीजिए आप। एक क्वेश्चन PT कैश बुक वाला, एक ट्रिपल कॉलम वाला। BRS में भी वैसा ही है, एक कैश बुक वाला और एक अमेंडेड कैश बुक वाला, दोनों, मतलब विदाउट कैश बुक वाला एक और एक अमेंडेड कैश बुक वाला, ये 2। तो 2 क्वेश्चन कर लीजिए। डेप्रिसिएशन में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। पहला, जो मशीनरी होती है उसके दिया रहता है कि इतने लाख का मशीनरी था और उसका एक पार्ट बिक गया है, ठीक है। ऐसा होता है कि एक पार्ट उसका बिक गया है, मतलब 50 लाख का था और 10 लाख का एक पार्ट है जो बिक गया, तो ऊपर से ये मान कर चलते हैं स्टार्टिंग से ही कि 40 लाख और 10 लाख, ये दोनों 2 मशीन हैं और बिकेंगे आगे जाके, दोनों पे अलग अलग डिप्रिसिएशन लगता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि जिसमें SLM मेथड और WDV मेथड भी कहता है कि लगाइए, मतलब कुछ टाइम के लिए आपको कहेगा कि SLM मेथड लगाइए फिर WDV लगाइए, तो एक ये क्वेश्चन देख लीजिए। और एक क्वेरी लीज वाला देख लीजिए, हालांकि क्वेरी लीज वाला क्वेश्चन उतना पूछता नहीं है, बट स्टिल यू कैन, आप देख सकते हैं, तो इसको देख लीजिए। तो मतलब 2 से 3 क्वेश्चन देखें, डिप्रिसिएशन का भी 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको, मैं मान कर चलता हूँ आप कंप्लीट कर लिए होंगे। अभी नहीं कंप्लीट किए होंगे तो 11th-12th में कर ही लिए होंगे। और मान लीजिए अब भी अगर आपके पास कोई चैप्टर बचा हुआ है उसकी भी मैं बात करता हूँ, तो वो रिवीजन लेक्चर देखिए और अभी कलम मत उठाइए, सीधा सॉल्यूशन उसका देखिए। रिवीजन वीडियो इधर चलाइए और इधर इलस्ट्रेशन देख लीजिए। देखने का भी बहुत फायदा है, कोई ज़रूरी नहीं कि उस पर रिटन प्रैक्टिस ही किया जाए, क्योंकि अभी तक आप कंप्लीट नहीं किए हैं तो रिटन प्रैक्टिस करने का कुछ फ़ायदा होगा नहीं, टाइम सिर्फ कंज्यूम होगा। तो बस जो चैप्टर आप नहीं पढ़े उसको रिवीजन वाला वीडियो स्टार्ट कीजिए, आधे घंटे 1 घंटे का,
और इलिस्ट्रेशन देखते जाइए। खैर अब आते हैं अब ये क्या है इन्वेंट्री चैप्टर पे। देखिए इन्वेंट्री चैप्टर जब भी पूछता है ये भी 5 से 10 नंबर, ज़्यादा चांस है 10 नंबर वाला। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन, एक तो नॉर्मली इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का, कैसे कि आपके पास इतना का इन्वेंट्री था गया और अभी इतना बच रहा है, तो उसमें से हम प्रॉफिट माइनस करके रिकॉर्ड करते हैं। तो बहुत सारे आइटम्स दिया रहता है, बोलता है कि इतना पे रिकॉर्ड करना चाहिए, इतना पे हो गया तो उसको एक्चुअल पे रिकॉर्ड करते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल इन्वेंट्री। दूसरा कि जिसमें दिया रहता है कि इन्वेंट्री इतना का था और हम 25% प्रॉफिट पर बेच रहे थे, वहीं पता चलता है कि आगे एक आइटम था जिसको हम लॉस पे बेचे हैं, तो नॉर्मल अब नॉर्मल वाला भी देख लीजिएगा। प्लस एक फीफो लिफो वाला जो क्वेश्चन होता है जो 5 नंबर का पूछ सकता है आपसे, वो डायरेक्टली फॉर्मेट से वो देख लीजिएगा इन्वेंट्री में। अब सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस वाला में क्या है, एक तो होता है कि जिसमें बहुत सारे पार्टीज़ का नाम दिया रहेगा कि सेल्स टू ई एंड रिटर्न बाय दिस, बहुत सारे जैसे PQR एस ऐसे पार्टीज रहेंगे और उन सबको किसी को सेल किया, कोई रिटर्न किया, कोई नहीं रिटर्न किया, कोई रिटेन किया, तो उसका जो बनता है अकाउंट एक होता है सेपरेटली, एक एक पार्टी को दिखाते हैं कौन सेल किया, कौन रिटर्न किया, कौन एक्सेप्ट किया। और लास्ट में जो टोटल अकाउंट जिसमें ये बताते हैं कि टोटल कितना अमाउंट हमारा सेल हुआ है और कितना रिटर्न हुआ है वो दिखाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक देख लीजिएगा। दूसरा है कि जो टाइम के बाद रिटर्न होता है, जिसे हम मतलब 31 मार्च को हम रिकॉर्ड कर रहे थे सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस वाला, उसके बाद जो आइटम्स होती है उस इवेंट्स को जो है वो कंसीडर किया जाता है अभी, ठीक है। रिटर्न डेट के बाद जो है उसको हम बैक करते हैं। तो उस केस में क्या करना है आपको कि वो वाला भी क्वेश्चन देख लेना है कि हाँ टाइम के बाद अगर रिटर्न हो रहा है तो उसको कैसे हम कॉस्ट पे दिखाएंगे। और कॉस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री, बिल्कुल वही कॉस्ट की बात कर रहा है कि तो 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन इन्वेंट्री में सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस में देखना है। क्या एक जिसमें बहुत सारे पार्टी इंगेज होते हैं वो वाला देख लीजिएगा, बहुत सारे पार्टीज को सेल किया जाता है। एक जो टाइम के बाद रिटर्न हो रहा है वो चीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम के बाद अगर वो रिटर्न हो रहा है तो टाइम खत्म हो रहा है, तो उस टाइम हम पहले ही उसको मान लेते हैं कि वो रिटर्न हो गया अगर सेल नहीं हुआ है तो, या फिर उस टाइम के बाद हम सेल मान लेते थे, तो उस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा। और एक कॉस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री, मतलब लास्ट टाइम पे जो आप रिकॉर्ड करते थे कॉस्ट को, उसको कैसे आप सेल वैल्यू से कम पे रिकॉर्ड करते थे, यानी कि जो इन्वेंट्री आपका बायर के पास बच जाता। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देख कर जाएगा सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस वाले में, इससे ज़्यादा वो पूछता ही नहीं है। एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट वाले में एक तो नॉर्मली जो एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने को पूछता है डायरेक्ट दे देता है ड्यू डेट इतना 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 और कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा जब 2 पार्टी इंगेज हो, ये जरूर देख लीजिएगा 2 पार्टी वाले, इस बार MTP में भी है कि 2 पार्टी इंगेज हो, ठीक है, 2 पार्टी इंगेज हो, प्लस उसमें क्या रहता है कि आप एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद 2 पार्टी होंगे जो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। कैसे कैसे रहेंगे कि उस जो अमाउंट ऊपर है ना, जो आप जितना अमाउंट का आप एवरेज ड्यू डेट निकाले हैं, तो एवरेज ड्यू डेट तो निकल गया, कोई डेट निकल गया। अब जो ऊपर 2 पार्टीज हैं, क्वेश्चन में रहेगा कि अब 1 जुलाई से जो आप ड्यू डेट कैलकुलेट किए हैं वहाँ से 1 जुलाई 1 जून जो भी डेट देगा कि वहाँ तक जाइए और इतना इतना पैसे पे कैलकुलेट कीजिए, तो उसमें इंटरेस्ट अलग अलग से निकलेगा। तो एक वो क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, फ्रेशली एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू डेट, कि ड्यू डेट तो कैलकुलेट करते हैं, फिर बनता है कि कोई बिल है जो एक्सेप्ट हुआ है आफ्टर ड्यू डेट, जो ड्यू डेट आप कैलकुलेट किए उसके बाद, और उसमें टाइम दिया रहेगा और उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये MTP में क्वेश्चन है, ये आप जरूर देख कर जाइएगा, मटेरियल में क्वेश्चन नहीं है। कंपनी अकाउंट्स में आपको क्या क्या करके जाना है, देखिए कंपनी अकाउंट्स ये भी रिवाइज करने में मैं मानता हूँ कि 20 से 25 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि आप बाकी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती है। मेन क्या है, आपको एक क्वेश्चन देख कर जाना है कि एडवांस और एरियर जो होता है उसका इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं वो वाला क्वेश्चन। मतलब शुरू में आप एप्लीकेशन दिए, फिर अलॉटमेंट में कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा दे देते हैं, मे भी कुछ ऐसे भी होंगे शेयर होल्डर जो पैसे नहीं देते हैं तो उनका एरियर हो जाता है, तो उनका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वाला, ठीक है। दूसरा फॉर फीचर एंड री इशू वाला देख कर जाइएगा, ये बहुत बार पूछा है फॉर फीचर एंड री इशू, तो इसको भी देखें। हालांकि MTP में दिया है एडवांस और एरियर वाला, इस बार अगला MTP 2 जो आएगा उसमें फॉर फीचर वाला देगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और एक डिवेंचर वाला जो कि इशू किया गया है डिस्काउंट पे, आप देखेंगे कि 50 लाख का था, एक्सेप्ट किया 90 लाख 40 लाख में आपको 40 लाख रुपए मिले, ऐसे ऐसे कर करके, और इशू किया डिवेंचर आप 50 लाख का। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन कंपनी अकाउंट में, एडवांस एरियर वाला एक कि उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर फीचर री इशू वाला, और तीसरा कि डिवेंचर पे जो डिस्काउंट होता है उसका एंट्री, मतलब 4 एंट्री 5 होता है, बस इतना आप कर लेंगे, इतना कंपनी अकाउंट के लिए काफ़ी हो जाएगा। और मैं मानता हूँ 20 से 25 मिनट से ज़्यादा इसमें भी नहीं लगेगा, अगर आप एक बार कर लिए हैं तो। और अगर एक बार भी नहीं किए हैं तो सुन लीजिए, एक रिवीजन वीडियो स्टार्ट कीजिए और मटेरियल का क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी हो जाएगा। बनाइएगा नहीं अभी हाथ से, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हम रखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या करना है आपको कि पहला क्वेश्चन उठाइए मटेरियल में से, जो होगा बिल कैंसिलेशन का, मतलब कि आप बिल एक्सेप्ट किया सामने वाला, तो हम जानते हैं कैसे कैसे एंट्री करना है, ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉवी के बुक में। लेकिन फिर जो है वो बिल कैंसिल करवाता है, वो कहता है कि रिन्यू करके दो और इंटरेस्ट के साथ हम आपको पे कर देंगे। तो ये क्वेश्चन एक देखकर जरूर जाइएगा, बिल कैंसिलेशन एंड रिन्यूअल विद इंटरेस्ट। दूसरा इसी में होता है, हालांकि मैं अलग लिखा हूँ कि आपका उससे हाफ रिकवर्ड हो जाता है तो हाफ बैड डेट हो जाता है, ये भी।
और लास्ट वन है म्यूचुअल अकोमोडेशन। म्यूचुअल अकोमोडेशन जिसमें दो पार्टी होती है, ये एक उस पर बिल ड्रॉ करता है, उससे बाद में पेमेंट लेता है, फिर वो उसको सामान बेचकर पेमेंट लेता है, ऐसे ऐसे कर करके लास्ट में डेबिट क्रेडिट बैलेंस बचता था कि कौन किससे कितना लेगा। तो वो वाला क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन, एक रिन्यूअल वाला विद इंटरेस्ट, दूसरा जिसमें 50% रिकवर्ड हो जाता है, हालांकि ये उसी में आ जाएगा, इसी में एक ही चैप्टर हो जाएगा, और म्यूचुअल अकोमोडेशन। ये 2 क्वेश्चन आप करके जाइए। पहला क्या, जो कैंसिलेशन करके नया बिल बनाता है और इंटरेस्ट के साथ। दूसरा म्यूचुअल अकोमोडेशन वाला, जो एक दूसरे के पार्टी बनाते हैं, एक दूसरे पे पार्टी बनाते हैं। यहाँ पे डेज ऑफ ग्रेस नहीं आता और यहाँ पे डेज ऑफ ग्रेस आता है, क्योंकि यहाँ पे बिल की बात कर रहा है। तो इतना 2 क्वेश्चन बिल सब एक्सचेंज का कर लीजिएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैं कहूँगा कि एज यूजुअल जो रेक्टिफिकेशन देता है कि हाँ इसे रिटर्न करना चाहिए था, उसको हम डेबिट कर दिए, डेबिट इसको करना चाहिए तो उसको क्रेडिट कर दिए, ये करके जाइए। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आप करके जाइएगा जिसमें दिया रहता है कि ये आइटम्स हैं, क्या होता है अगर ये एरर बिफोर P&L ये मतलब आपको डिटेक्ट होते, या आफ्टर बैलेंस शीट डिटेक्ट होते, यानी कि आफ्टर बैलेंस शीट डिटेक्ट होते या फिर उससे पहले डिटेक्ट होते, तो इसकी एंट्री क्या होगी वो एक देख लीजिएगा। और लास्ट वन जो देख कर जाइएगा वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ एरर, कि टाइप्स ऑफ एरर्स कौन कौन से हैं। मतलब कंपेंसेटिंग एरर पूछ देगा कि फॉलोइंग में कंपेंसेटिंग एरर कौन सा है, प्रिंसिपल एरर कौन सा है, तो ये सब कुछ आप देख के जाइएगा। यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन, कौन कौन सा, एक नॉर्मल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक। दूसरा कि कुछ एरर दे देगा आपको करेक्ट करने के लिए, बोलेगा कि क्या आप डेबिट करेंगे, जैसे कुछ बिफोर रहेगा मतलब ट्रायल बैलेंस वाला, तो उसमें आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है। अब आफ्टर बुक्स है तो उसमें तो P&L एडजस्टमेंट खुलता है, जो सेल्स है या फिर जो भी नॉमिनल आइटम्स है उसके लिए। तो वो वाला क्वेश्चन एक देख लीजिएगा। हालांकि मटेरियल में मेरे ख्याल से ये है या नहीं मुझे नहीं याद है, लेकिन पहले पूछा गया है ये चीज़ कि बिफोर बैलेंस शीट अगर ये एरर डिटेक्ट होगा तो कैसे आप एंट्री करेंगे, आफ्टर होगा तो कैसे डिटेक्ट करेंगे। और लास्ट है टाइप्स ऑफ एरर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये आप रेक्टिफिकेशन में 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका काफ़ी हो जाएगा। और जर्नल एंट्री, जर्नल ये तो रेगुलर है यार, ये तो हमारा खुद का है। जर्नल एंट्री जैसे ही देगा, ये देता है कि हाँ एम्प्लॉय को ले जाना चाहिए था इतना, वो इतना लेकर गया, उसके सैलरी से डिडक्ट करना है, ये वो तो ड्राइंग हुआ है, तो ये सब जर्नल एंट्री जो देगा उसको आप कर लीजिएगा। प्लस यहीं पे मैं सब्सिडरी वाला केस भी बता देता हूँ। जैसे सब्सिडरी बुक्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, कैसे रहेगा कि कोई सेल्स अकाउंट बनाना है, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट, तो वो सभी के लिए भी ट्रायल बैलेंस जैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक। खैर उसके बाद की बात करते हैं। अब ट्रू फॉल्स वाला जो आता है वो 12 नंबर का आता है, प्लस आपका जो एक थ्योरी आता है, टोटल आता है 21 मार्क्स का। अगर मैं बात करूँ 12 नंबर का ट्रू फॉल्स, 5 नंबर का एक थ्योरी और 4 नंबर का एक और थ्योरी। तो उसमें से उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें 21 में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें लॉ जैसा लैंग्वेज लिखना हो या प्रोविजन लिखना हो। आप अगर एक अच्छे ढंग का आंसर लिख देते हैं वहाँ पे और समझा देते हैं कि हाँ ऐसे होना चाहिए। जैसे ट्रू फॉल्स में कुछ लोग लैंग्वेज भी बिलीव करते हैं, नहीं लैंग्वेज वहाँ नहीं मानता, वहाँ पे मांगता है कि अगर आप फॉल्स लिखे तो रीजन बताइए। तो आप रीजन बता दीजिए कि ये जो डेबिट यहाँ पे हुआ है वो डेबिट नहीं होना चाहिए था, ऐसा ये यहाँ पे डेबिट होता है, ये चीज़ लिख देंगे अगर आप एक नॉर्मल इंग्लिश के लैंग्वेज में भी, तो भी वो आपको नंबर दे देगा। कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे लॉ की तरह लिखने की। ठीक। तो ट्रू फॉल्स के लिए आपको क्या करना है कि बैक थ्योरी के जितने क्वेश्चन हैं, बैक थ्योरी और इलस्ट्रेशंस, वो आप कर लीजिएगा। किसके लिए, ट्रू फॉल्स के लिए। और सिर्फ बैक थ्योरी क्वेश्चन जो कि पूछता है 4 नंबर के, कभी एक्रूअल बेस्ड पूछ देगा, मर्केंटाइल बेस्ड क्या होता है, अकाउंटिंग सिस्टम, ऐसे जो थ्योरी आता है वो करने के लिए। तो सिर्फ बैक साइड के सारे क्वेश्चन अगर आप कर लिए फर्स्ट 4 चैप्टर के, ठीक है, अकाउंट्स के, तो वो आपका हो जाएगा। और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा हर एक चैप्टर के बैक साइड के क्वेश्चन पढ़ने में। हर एक चैप्टर के 5 मिनट से ज़्यादा थोड़ा ना लगेगा, तो उतना कर लीजिएगा। और चैप्टर जो है नॉर्मल कॉन्सेप्ट से ही पूछता है, ठीक है, नॉर्मल चैप्टर से, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से ही ट्रू फॉल्स पूछता है। ऐसा नहीं कि बहुत डीप ले जाएगा, बहुत डीप, नहीं, नॉर्मली ही पूछेगा। कैपिटल नेचर का क्या, रिवेन्यू नेचर का क्या है, क्या डेल क्रेडिटर इसमें क्रेडिट होगा, तो प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर करेंगे इन केस ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, तो इतना जो है यही आपको 20 मार्क्स दे देगा। और देखिए मैं कह रहा हूँ अकाउंट में अगर 1-2 चैप्टर आपका नहीं भी कंप्लीट है तो थ्योरी में आप पूरा आउट ऑफ 21 ला सकते हैं। सिर्फ थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी की नहीं। तो 65 मार्क्स के तो ऊपर हम डिस्कस किए, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये 65 क्या 75 प्लस के यहाँ तक आते हैं यहीं से। तो इतना अगर आप कर लेते हैं, और कितना क्वेश्चन, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने को हर चैप्टर से, इससे ज़्यादा नहीं, उतना आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। अब आते हैं कुछ ऐसे चैप्टर्स पे जो 40 to 50 मार्क्स नहीं, यहाँ पे 60 मार्क्स कर देना चाहिए था, उतने के आते हैं, लेकिन आपको रिवाइज करने में 45 मिनट लग जाएगा जी, एक चैप्टर को रिवाइज करने में। अगर आप पहली बार कर रहे हैं पढ़ने के बाद तो एक में लग ही जाएगा। अब उसमें नंबर 1 पे मैं रखता हूँ कंसाइनमेंट, थोड़ा सा आसान है, मतलब रिलेटेड टू ये सब चैप्टर्स। तो इसमें क्या करना है, कंसाइनमेंट में सबसे पहले आपको देखना है कि हम जब स्टॉक कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यानी कि जो स्टॉक बच जाता है लास्ट में ना, उसमें से हम प्रॉफिट माइनस करते हैं, जो प्रॉफिट पे वो इनवॉइस पे वो भेजा था वो
और उसका वैल्यू फाइंड करते हैं स्टॉक का, ठीक है, फिर स्टॉक रिजर्व बनाते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक वाला जो एक क्वेश्चन होगा उसको देख लीजिएगा। और एक रहता है कि डेल क्रेडिटर कमीशन हम उसको दे दिए हैं, और कमीशन दे रहे हैं एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस पे। नहीं समझ रहे? कमीशन वाला एक तो नॉर्मल कमीशन रहता है कि डायरेक्टली सेल पे इतना परसेंट निकालिए, दूसरा रहता है कि अगर ये इनवॉइस से भी ऊपर में बेचा है तो उस पर भी इतना परसेंट इसको कमीशन मिलना चाहिए, जिसमें एक से लेकर टोटल कमीशन एक से लेकर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। दो क्वेश्चन देखिएगा कौन कौन सा, एक वो जिसमें ईजी रहता है, आराम से आप स्टॉक एट द एंड निकाल सकते हो, दूसरा कमीशन वाला जरूर देख कर जाइएगा, जिसमें रहता है कि 25% एबव देना है अगर वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा पे बेचता है, जो भी उसके पास प्रोडक्ट है, उस बेचा कम ही प्रोडक्ट लेकिन ज़्यादा पे बेचा, बेचना कितने पे, तो उससे भी ज़्यादा बेचा तो उस पर भी उसको कमीशन मिल रहा है, तो दो कमीशन यहाँ पे मिलता है। वो क्वेश्चन देकर जाइएगा कंसाइनमेंट वाला। मेरे ख्याल से ये कभी पास्ट ईयर में पूछा है, मटेरियल में शायद नहीं है। खैर ये चीज़ दो क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। देखिए अब पिछले अटेम्प्ट में नहीं पूछा था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, लेकिन ये जब भी पूछता है ना तो 15 से 20 मार्क्स का पूछता है जी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सबसे पहले तो ऊपर 9 चैप्टर में 10 चैप्टर में जो बताया हूँ उसको आपको कर लेना है। वो ज़्यादा नहीं, आपको 1 से 2 दिन टाइम लेंगे रिवीजन करने में, अगर आप पहली बार भी रिवाइज कर रहे होंगे तो, लेकिन कंप्लीट करके रखे होंगे तो। और ये भी बताया कि अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो कैसे पकड़ करना है, आपको एक रिवीजन वीडियो स्टार्ट करना है 1 घंटे का, और इलस्ट्रेशंस देखने जाना है, बनाना नहीं है, कलम नहीं उठाना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की मैं बात कर रहा था, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एक ही क्वेश्चन ही है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन वो वाला था जो डायरेक्टली रहता है कि WIP है, फिनिश्ड गुड्स इतना है, सेल्स इतना यूनिट हुआ, तो उसमें तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे। और दूसरा जो पूछता है वो पूछता है, बहुत सारा आइटम्स दिया रहता है, इसमें ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट तीनों बनाना रहता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना रहता है। तो ये क्वेश्चन एक जरूर देख कर जाइएगा, वो इलस्ट्रेशन में भी होगा एक, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो वो दो क्वेश्चन जरूर देख कर जाइएगा। ये 45 मिनट लेगा ही लेगा अगर आप रिवीजन पहली बार इसको कर रहे हैं। तो अगर आप कर चुके हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। नॉन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट वाला, तो इसमें ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट वाला जो क्वेश्चन होता है वो देख कर जाइएगा। देखिए इसमें पूरा तो चेंजेस नहीं लगा, लेकिन मटेरियल को ही मैं रेफर करूंगा यहाँ पे कि इसमें क्या कीजिएगा, ये मटेरियल के जो हार्ड क्वेश्चन है 2-3 बहुत हार्ड है, आप देखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग में जिसमें ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट बनाना है, उसमें जो है हालांकि हर बार टफ नहीं करता, लेकिन कुछ बार टफ किया। इस बार जो MTP था वो आसान वाला डाला था, लेकिन कभी कभी ये बहुत हार्ड आता है। ये भी 15 से 20 मार्क का पूछेगा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला जिसमें ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट बनाना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मटेरियल में आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। पार्टनरशिप में आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन देखना, जैसे वो रिटायरमेंट का हो गया, एडमिशन का हो गया, ये चैप्टर तो हो ही गया, लेकिन मेन टॉपिक क्या क्या देखना आपको, कैपिटल एडजस्टमेंट। एक क्वेश्चन रहता है जिसमें बोलता है कि सब कुछ पार्टनर कर लिए, इस बार MTP में है ये, सब कुछ सेटल हो गया, उसके बाद कह देता है कि अगर कोई एडमिशन हुआ है पार्टनर का तो उसके बाद जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो ओल्ड वाला था उसको हटा दीजिए, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया है उसके अनुसार कितनी कितनी कैपिटल होनी चाहिए, और जो अगर कम हो रहा है वो और लाएगा, और जिसका ज़्यादा अभी हो गया न्यू PSR के अकॉर्डिंग वो अपना ले जाएगा। तो वो वाला देख लीजिएगा कैपिटल एडजस्टमेंट। एक गुडविल वैल्यूएशन वाला कर लीजिएगा, 5 नंबर का जो पूछता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये सबसे फाइंड करने के लिए गुडविल का वैल्यू वो। और एक गारंटी वाला क्वेश्चन जरूर देकर जाइएगा, जिसमें रहता है कि फर्म गारंटी दिया है, किसमें देख रही है पार्टनर गारंटी दिया। तो ये वाला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप करके जाइएगा पार्टनरशिप से। कैपिटल एडजस्टमेंट वाला जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपका रिवैल्यूएशन मजबूत होगा, आप पार्टनर कैपिटल आसानी से बना देंगे। तो एडजस्टमेंट वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, और गुडविल वैल्यूएशन वाला जो चैप्टर 1 या 2 है वो देख लीजिएगा, और गारंटी वाला चैप्टर जरूर देख कर जाइएगा। और PSR कैलकुलेट करना ये सब तो आप जान ही रहे हैं। NPO मोस्ट इंपॉर्टेंट, NPO में आपको क्या करना है, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन होगा जिसमें ट्रेडिंग इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना होगा, वो तो बन जाएगा। सब्सक्रिप्शन के बहुत टर्म दिए रहेंगे कि प्रीवियस ईयर में एडवांस है, करंट ईयर में ड्यू है, ये वाला तो वो तो बन जाएगा। दूसरा रहता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है आपको, और इनकम एक्सपेंडिचर और कुछ एडजस्टमेंट दिया रहता है उस क्वेश्चन में, मतलब समझ रहे हैं, रिवर्स यहाँ पे कैलकुलेशन चलता है, जो प्लस करना रहता है वो माइनस होता है, और यहाँ बनाना क्या रहता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये क्वेश्चन आप जरूर देखकर जाइएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जिसमें बनाने के लिए कहता है, ये इलस्ट्रेशन में है क्वेश्चन। और बैलेंस शीट आगे पूछेगा, लेकिन जो दिया रहता है क्वेश्चन में वो इनकम एक्सपेंडिचर दिया रहता है, जिसके थ्रू आपको ये अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है कुछ एडजस्टमेंट के थ्रू, ठीक। तो रिसीट एंड पेमेंट प्रिपेयर करने वाला क्वेश्चन जरूर देखिएगा। मोस्टली क्वेश्चन में क्या होगा, नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें रिसीट एंड पेमेंट दिया रहेगा, और आपको इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन देखकर जरूर जाइएगा, 2 क्वेश्चन, एक कौन जिसमें रिवर्स आपको बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट, दूसरा
एनपीओ का जो जिसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया रहेगा और आपको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसके लिए क्या करना है, ये जो मेन चैप्टर है, आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन को सिर्फ देख के जाना है, ठीक है। अब पेन और अभी तो आप उठा नहीं सकते क्योंकि आपके पास टाइम है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, इतनी बस देख कर चले जाना है ऊपर ऊपर से। हाँ, रिवाइज कर रहे हैं, आपको पता होगा आप नोट्स बनाए होंगे, तो रिवाइज करते चले जाना। अब ज़रा सोचिए कि 40-50 मार्क्स के हैं, अगर 2 चैप्टर भी यहाँ पे अगर आप पकड़ हुआ है, या पार्टनरशिप या एनपीओ या फिर मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला और कंसाइनमेंट, किसी 2 पे पकड़ हुआ तो यहाँ से आप लगभग 30 मार्क्स ले जाने वाले हो। किसी 2 चैप्टर पे मजबूती से पकड़ हुआ तो यहाँ पे कितने चैप्टर, 1 2 3 4 5, किसी 2 चैप्टर पे हो गया तो 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, लेकिन मजबूती से होनी चाहिए। अगर सारे में है और थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा है तो भी आप बनाकर स्टेप मार्किंग यहाँ से ले सकते हैं। और ट्रू फॉल्स वाले के लिए मैं बता दिया कि पूरा चैप्टर का लास्ट में जो ट्रू फॉल्स और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन मतलब इंटरनली जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, प्लस जो थ्योरी आता है आपका इसके अलावा 9 मार्क्स का, उसके लिए सिर्फ हर एक चैप्टर के बैक साइड के थ्योरी वाला क्वेश्चन पढ़ के जाइए। वो भी ज़रूरत नहीं है याद करने की, वो आप पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में होगा, और वैसे भी अगर आप लिख देंगे तो इसमें नंबर मिल जाएगा क्योंकि ये लॉ है नहीं। और ये जो चैप्टर्स की मैं बात किया स्टार्टिंग में, इनको कभी आपको छोड़कर नहीं जाना है, इनको आप रिवाइज क्या क्या करना है और कौन कौन से चैप्टर्स रिवाइज करना है वो भी मैं टोटली बता चुका हूँ। और ये भी बता दिया हूँ कि ये सारे जो 9 चैप्टर्स मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ ना, अगर आप सिर्फ अकाउंट उठाएं तो एक दिन में पूरा रिवाइज कर जाएंगे, 65 मार्क्स प्लस, इवन आप पूरा भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, सिर्फ 1 डे में, ठीक है, एक दिन में आप इतना कुछ रिवाइज कर जाएंगे। क्योंकि 2 ही 3 ही क्वेश्चन देख कर जाना, मैं पूरा मटेरियल की बात नहीं कर रहा, पूरा क्वेश्चन देख जिस सारे नहीं, कुछ जो इंपॉर्टेंट है और जो आएंगे उसी की मैं बात किया हूँ। हर चैप्टर से मैं 2-3 टॉपिक बता दिया हूँ कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और वो वाला आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, इतना बता दिया मैं। और लास्ट में मैं ये भी बात किया कि जो 21 नंबर के एक्स्ट्रा 21 मार्क्स के जो आपके हैं थ्योरी आते हैं, वो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। और ये वो जो कि मतलब 15 से 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो कि थोड़े लेंदीएस्ट है। तो एक दिन में इसको रिवाइज करने में 45 से 50 मिनट लगेगा एक चैप्टर को, ठीक है। तो ये चीज़ आप उसके बाद कीजिएगा, पहले इन चैप्टर्स को देख लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा रिलेटेड टू दिस वो ऊपर वाला आसान चैप्टर्स है। खैर, लॉ की बात करते हैं तो लॉ एंड बीसीआर में मैं आपको एक बताऊँ, आप तो बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, और अगर मान लीजिए कोई चैप्टर्स छूट गया है तो उसको जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि लॉ में मैं मानता हूँ, मैं नहीं, हर कोई कहेगा ये चीज़, और करना भी चाहिए आपको कि पूरा चैप्टर करके जाइए। देखिए 5-6 चैप्टर तो है ही, अगर आप नहीं भी किए एक चैप्टर, अगर उसका रिवीजन लेक्चर देखेंगे तो 1 घंटे में पूरा वो चैप्टर हो जाएगा। तो सारे चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके, सारे ऑल पूरा करके जाइए। मैं नहीं कहूँगा कि लॉ में कोई भी आप चैप्टर छोड़ कर जाइए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप कुछ चैप्टर छूट भी गया हो तो उसका आप उठाइए रिवीजन लेक्चर और देख लीजिए, ठीक है। अगर कोई चैप्टर अभी भी नहीं आप किए हैं तो उसका एक रिवीजन लेक्चर देख लीजिए उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो आप नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो थ्योरी वाला है। और उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आप हर चैप्टर उठाइएगा तो उसको इनसाइड नहीं जाइएगा, आप इस तरीके से चैप्टर के जो, हालांकि अच्छे से दिख नहीं रहा, जो चैप्टर के यूनिट्स दिए हुए हैं स्टार्टिंग पेजेस में, मतलब चैप्टर शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही जो दिया हुआ है कि हाँ कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ना है, उसमें टॉपिक भी दे दिया है कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। इन सारे टॉपिक्स को आप बोलने की कोशिश कीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लॉ में इंपॉर्टेंट है। आपको लिखने से ज़्यादा प्रैक्टिस जो करनी है ये इस चीज़ पे करनी है कि आप बोल पा रहे हैं उस चीज़ को या नहीं, वो चीज़ आपके माइंड में है या नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है। आप जब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं लॉ का, तो आपको रिवाइज एक ही दिन में करना होगा, 1 से 2 दिन, इससे ज़्यादा तो आप दे नहीं पाएंगे लॉ को। तो अगर आप इतने दिन में अगर आप कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे, आपको टॉपिक देख लेना है। देखिए ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर पूछता ही नहीं है आपको। जैसे ये देखिए सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, तो आप बोलने की कोशिश कीजिए इसको देखकर कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या क्या है, वो डिफरेंस आप माइंड में बोल कर देखिए कि हाँ बोल पा रहे हैं कि नहीं, हाँ हाँ ये हो जाएगा। तो फिर आप दूसरे पे जाइए कि सेल जो है बाकी चीज़ों से कैसे कैसे डिफर करता है, ठीक है। सेल और बाकी सिमिलर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैसे अलग अलग हैं, जैसे एग्रीमेंट टू सेल की मैं बात कर रहा हूँ, वो बाकी के टर्म से कैसे अलग अलग है। वहीं पे है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता कैसे है, ये टॉपिक भी आप बोलने की कोशिश कीजिए कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है। आप माइंड में सोच रहे हैं कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, प्राइस ऐसे डिटरमाइन होता है, कोई अनसर्टेन टू सर्टेन बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बायर एक सेलर होता है। तो ये सब कुछ आप माइंड में सोचिए कि हाँ बोल पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो उस चीज़ को यहाँ पे ऐसे टिक कर लीजिए और बाद में और इस टॉपिक को अंदर जाइए चैप्टर पे। अभी अंदर जाने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं, आप ऊपर से कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। अंदर कब जाना है वो भी मैं बात एक बता दूंगा। जैसे कि अगला, जैसे कि अब सेकेंड में गए तो उसमें भी देख रहे हैं कि वेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, एक
टॉपिक है। तो इस चीज़ को आप बोल पा रहे हैं कि नहीं कि हाँ हाँ 3-4 टॉपिक था जिसमें कंडीशन को वारंटी मान लिया जाता था, अनसेपरेबल चीज़ होती थी या फिर एक्सेप्टेंस मिल जाता था। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप बोलने की कोशिश कीजिए। आप बोल पा रहे हैं कि आपका माइंड जो है वो ये चीज़ बता देगा, सेवियर टेम्पटर क्या था, इसके एक्सेप्शंस क्या था। तो ये सारे टॉपिक्स आप एक बार देखते जाइए हर चैप्टर का। ये देखिए यूनिट वाइज टॉपिक दिया हुआ है फ्रंट पेज में, मतलब 1-2 पेजेस के बाद ये दिया हुआ है कि कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो टॉपिक बोलने की कोशिश कीजिए लॉ में पूरा, और जो आप नहीं बोल पा रहे उसको टिक मार लीजिए और अंदर जाकर चैप्टर में देखिए कि हाँ इसमें एक्चुअल में है क्या। इससे क्या होगा, आपको मुश्किल से 3 घंटे लगेंगे, 3 नहीं 2 ही घंटे लगेंगे, पूरा सारा लॉ का चैप्टर आप 5 से 6 चैप्टर आप पढ़ पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको एक बार और देखना है। दूसरे दिन वो देख लेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चैप्टर कंप्लीट नहीं किए कोई, तो ये चीज़ नहीं कीजिएगा। उसके लिए क्या कीजिएगा, पहले वो चैप्टर का रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा और फिर ये काम कीजिएगा। तो बोलने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि हाँ आपके माइंड में वो चीज़ है कितना। लॉ में क्या है कि एक्चुअली में हम दिमाग से निकल जाता है कि कितने कितने टॉपिक्स है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं 30 से 35 मार्क्स के। तो वो चीज़ें अटेम्प्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि याद नहीं है। तो वो याद कैसे आएगा, जब आप ये सारे यूनिट्स के टर्म्स जो है वो चैप्टर में के अंदर जाने के बजाय बाहर ही देख ले कि हाँ ये सारे टॉपिक्स मैं बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ। जैसे रिस्क प्राइम ऑफ फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आप देखे होंगे। तो ये टॉपिक आप बोल पा रहे हैं कि नहीं, इसमें क्या क्या टर्म्स था, वो सारे रिकॉल यहीं से होंगे। तो ये चीज़ पहला काम करना है कि अंदर नहीं जाइए चैप्टर के, ऊपर से ही पहले देख लीजिए कि हाँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको मैं बोल पा रहा हूँ हर एक चैप्टर्स में। पहला काम ये करना है कि उसके एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शंस आप बोल पा रहे हैं या नहीं, और हर एक चैप्टर में ये करना है। पूरा लॉ जो है ऐसा करने में आपको 1.5 से 2 घंटे लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। मैं कह रहा हूँ ना 1.5 से 2 घंटे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 70 to 80% ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप बोल पा रहे होंगे, आराम से समझ रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर दे देंगे। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको समझ में आ रहा है और कौन कौन से टॉपिक आपके माइंड में अभी भी कैप्चर्ड नहीं है, फुली कैप्चर्ड नहीं है। तो उसको जाकर चैप्टर के अंदर वो टॉपिक को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। मार्क करके रखिएगा उस जितने भी यूनिट्स में टर्म्स दिए हुए हैं। और अगर कुछ कुछ चैप्टर अगर छूट भी गया हो, कुछ कुछ टॉपिक छूट गया हो, मतलब ऐसा तो नहीं कि सारे टॉपिक्स आप बोल ही देंगे, तो उसको दूसरे दिन आप जो है वो रिवाइज कर पाएंगे, सिर्फ उसी पार्टिकुलर टॉपिक को, क्योंकि बाकी तो आप बोल पा रहे हैं। तो जो नहीं बोल पा रहे हैं उसको अगले दिन रिवाइज कर पाएंगे। और लॉ में आपको कुछ भी नहीं छोड़कर जाना है, मैं कह रहा हूँ ये सारे यूनिट्स करके जाना है, जितने यूनिट्स हर एक चैप्टर में है। प्लस अगले दिन क्या होगा कि अगले दिन आप क्या करेंगे कि टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला तो रिवाइज आप कर लेंगे। जो जो टॉपिक आप नहीं समझ पाए थे लॉ में, मान लीजिए कोई कोई टॉपिक आप नहीं बोल पा रहे हैं या लिखने में असमर्थ है, तो आप क्या करेंगे, दूसरे दिन इस चीज़ को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप टिक मार लिए हैं पहले कि हाँ ये यूनिट में ये चैप्टर में ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको टिक मार के रखें और बाद में उसको रिवाइज कर लेंगे दूसरे दिन। अब इसके बाद क्या करना है, अब बहुत सारे टॉपिक तो होंगे नहीं कि जो सारे के सारे आपको रिवाइज करने की जरूरत है, फिर से नहीं बोल पा रहे हो सारे, कुछ ही होंगे। उसके बाद आप इलुस्ट्रेशंस और बैक साइड के क्वेश्चन पूरा कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ इतना अगर आप कर लिए तो लॉ में कुछ बचेगा ही नहीं यार, सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन 35 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, 35 मार्क्स के वो हो गए, BCR आपका 40 मार्क्स, इतना भी कर लेंगे तो आपका लगभग 60 एबव भी हो जाएगा इतने में ही कंप्लीशन। हालांकि नंबर उतना कंप्लीट नहीं देता BCR में, लेकिन फिर भी चांसेस बहुत रहता है हाई स्कोर करने के। तो पूरा इलस्ट्रेशंस और बैक साइड क्वेश्चंस आपको अगले दिन कर लेना है। कब? जब आप एक बार पूरा यूनिट अगर आप बोल पा रहे हैं सारे यूनिट, तब आप जाइएगा बैक साइड क्वेश्चन और इलस्ट्रेशंस पे। पहले पूरा ये टॉपिक्स बोलकर देख लीजिए। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए कि पूरा टॉपिक आप बोल पा रहे हैं या नहीं, ये कर लीजिए। इतना अगर आप कर लेते तो लॉ आपका मजबूत हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे हैं लॉ में, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछेगा ही पूछेगा। सेवियर टेम्पटर से आपको पूछेगा ही पूछेगा, मतलब अगर राइट्स ऑफ सेलर से पूछ देगा, राइट्स ऑफ बायर पूछ देगा, तो वो भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कनेक्टेड है सेवियर टेम्पटर से। तो वैसे वैसे तो टॉपिक हैं जो पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे यूनिट्स में आप देख रहे हैं जो डिवाइडेड है नीचे फिर दिया हुआ, उनसे जो है वो केस बेस्ड का क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, ठीक है। पकड़ आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ये सारे यूनिट्स में जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपके माइंड में है कि नहीं। अगर ये सारे टॉपिक्स आपके माइंड में हैं तो लॉ के आप सारा क्वेश्चन आप सोल्व करके आ जाएंगे, ठीक है, सारा। और इससे क्या होगा, इतना जब माइंड में रहेगा तो आपका 30 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन वाले में, क्योंकि 40 मार्क्स का लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। उसमें 10 मार्क्स का मान लीजिए आप नहीं भी बनाए या बनाए या हाफ लिखे, 2-3 गलत भी हो गया तो भी आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिसमें लॉ का लैंग्वेज नहीं मांगता। और BCR कर लेंगे उसमें भी लॉ का लैंग्वेज नहीं मांगता, उसको भी अगर आप अच्छे से, मैं तो कहूँगा BCR 40% ही करके आना यार। पूरा 40% का रहता है तो BCR पूरा 40% बना कर आना। एक भी होता है गलती हो गया, MCQ गलत हो गया, कुछ बना रहे थे गलत हो गया, या फॉर्मेट तो हम सब कोई जानता है, उसके टर्म्स में थोड़ा इधर उधर हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा 40 मार्क का आप जो है BCR बनाकर आपको आना है। गलत हो गया 1-2 होने दीजिए, सही से नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा 40 मार्क का, उसमें आपका 20 to 25 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, ठीक।
क्योंकि लैंग्वेज उसमें उतना है नहीं, फॉर्मेट तो सब कुछ आप लेटर वेटर जान ही रहे हैं। तो इतना अगर लॉ के रिवीजन कैसे आपको करना है मैं बता दिया कि पहले चैप्टर्स उठाइए, उसके यूनिट्स को आप बोलने की कोशिश कीजिए कि हर यूनिट्स को मैं बोल पा रहा हूँ या नहीं। अगर जिस टॉपिक को नहीं बोल पा रहा हूँ उस टॉपिक को उस चैप्टर में जाऊँगा और देखूंगा कि हाँ क्या क्या टॉपिक था, फिर उसको बंद करूँगा, अगले यूनिट के अगले पॉइंट पे आऊँगा इसमें, और सब पॉइंट्स को देखूंगा कि कौन कौन सा पॉइंट नहीं बोल पा रहा हूँ, उसको टिक मार के रखेंगे और अगले दिन सिर्फ उसी को बोलने की कोशिश करेंगे। और वो चीज़ को बोलने के बाद हम इलस्ट्रेशंस और बैक साइड के क्वेश्चन करेंगे और जो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अकाउंट में मैं क्या बात किया था, अकाउंट में बात किया था कि ये सारे चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक्स के कौन कौन से टॉपिक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वेटेज का है, ठीक है। उससे पहले हम जाने कि 70% जो मटेरियल है अकाउंट का वो बिल्कुल आपका मैट जो दिया गया है आईसीआई का उसी से ही पूछेगा 70% तक, ठीक है, इवन मोर देन 70। तो ये चीज़ें आप कर लीजिए। और इसके लिए सबसे ईजीएस्ट जो चैप्टर्स हैं जो कि लगभग 60% 65% कवरेज रखते हैं, इतना के वो आएंगे ही आएंगे, वो बीआरएस, कैश बुक, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, एवरेज ड्यू डेट, कंपनी अकाउंट, बीओई, आरओई मतलब रेक्टिफिकेशन रीडर, बिल्स फिक्चर और जर्नल एंट्री वाला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। और ट्रू फॉल्स और बैक साइड क्वेश्चन इतना आप कर लेंगे ना, तो यह 65 जो मैं लिखा हूँ ना यहाँ पे 75 मुझे लिखना चाहिए था, इतना आपका हो जाएगा। और ये सारे चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन करके जाना है, मैक्सिमम 3, 2 या 3, इतना अगर आप कर लेते हैं तो बाकी आपका हो जाएगा। और लास्ट जो हार्ड क्वेश्चन उसके लिए मैं बोला था कि आप मटेरियल अच्छे से कर लीजिएगा और जो टॉपिक है उन टॉपिक को भी मैं बता दूँ कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपको करके जाना है उसमें से, ठीक है। इतना कर लेते हैं तो अकाउंट्स आपका क्लियर कट है। और लॉ के लिए तो मैं बता ही दिया, और वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले में मैं मैथ्स और इकोनॉमिक्स की तो सिंपल सा है, पूरा इकोनॉमिक्स आप कर लिए, बैक साइड क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। बैक साइड क्वेश्चन करते टाइम एक चीज़ याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स और बीसीके में जो लोग ध्यान नहीं देते, लास्ट में जो समरी है वो समरी जरूर पढ़ के जाइएगा। हर चैप्टर के लास्ट में एक समरी है, उसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स दे देंगे जो कि बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक्स और बीसीके में, ठीक है। तो वो वाला जरूर करके जाइएगा। और मैथ्स में तो है ही, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा कर लीजिएगा, मटेरियल अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें ट्रिक व्रिक जैसे लगता है मैं सब कुछ बता चुका हूँ, ट्रिक कैसे लगाना है आपको, ऐसा ट्रिक बताया हूँ जिसमें 5 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है। और डायरेक्टली आंसर ही आएगा। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले कर लीजिए, फिर आपको पता है रीजनिंग तो आप आसानी से कर लेंगे। कुछ पास्ट ईयर वाला जरूर देख कर जाना, पास्ट ईयर वाला रिपीट करता है। सिर्फ रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, मेलॉज का रीजनिंग, टीवीएम, रीजनिंग और स्टेट के फर्स्ट 2 चैप्टर और एक लास्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर, वो कर लीजिए। इतना कर लेंगे आप तो मैं बता रहा हूँ आपको कि यहीं से 55% चांसेस हैं, 55% के क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, 60% के भी आ सकते हैं, लेकिन 55 नंबर के यहीं से आ जाएंगे। और बाकी जो चैप्टर हो गए, जैसे मैथ्स में कुछ कुछ चैप्टर है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सेट्स हो सकता है आप पढ़े हो, या फिर रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारे जो चैप्टर्स में से थोड़ा थोड़ा सा भी, मतलब ऊपर ऊपर से भी अगर आप क्वेश्चन करके जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बना लेंगे, तो 60 तो आराम से आप मैथ्स में बना ही लेंगे, ठीक है। तो इतना जो है आज के लिए काफ़ी। अगले वीडियो में मैं पार्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट का आपको बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए।